मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगम वाले चैप्टर के अंतर्गत। अब हमारे द्वारा जिस बाजार का अध्ययन किया जा रहा है वो अपूर्ण बाजार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अपूर्ण बाजार जो होते हैं वो एक्चुअल में वर्ल्ड में दिखाई देने वाले बाजारों की श्रेणी में आते हैं। जो हमारे द्वारा अभी तक पूर्ण प्रतियोगी बाजार और एकाधिकारी बाजार का अध्ययन किया गया था, बेसिकली इस तरह की फर्में पृथ्वी पर या विश्व में नहीं पाई जाती है। बाजारों का ये स्वरूप कम ही देखने को मिलता है, लेकिन हम पढ़ने के अंदर इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो हमारे बाजार देखने को मिलते हैं उसमें अपूर्ण बाजार आते हैं। इसमें फर्में अधिक होती हैं, इसमें विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और इसमें 3 प्रकार के मार्केट पाए जाते हैं। पहला एकाधिकारात्मक बाजार होता है, दूसरा द्वाधिकारात्मक बाजार होता है और तीसरा अल्पाधिकारात्मक बाजार होता है। मैं यहाँ पर द्वाधिकारात्मक बाजार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगी, उसमें केवल 2 ही विक्रेता होते हैं। एकाधिकारात्मक बाजार का सबसे पहले हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, एकाधिकारात्मक बाजार जिसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट के नाम से जाना जाता है, ये वो बाजार होता है जहाँ पर छोटे आकार की फर्में होती हैं। वे फर्में विभेदीकृत वस्तुएं बनाती है। विभेदीकृत वस्तुओं से मतलब होता है कि किसी भी कारण से अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाती हैं, चाहे वो रंग के आधार पे हो, चाहे वो रूप के आधार पे हो, चाहे किस्म के आधार पे हो, चाहे पैकिंग के आधार पे हो, चाहे बिक्री के आधार पे हो, किसी भी आधार पर है, उनके द्वारा अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये फर्में जो होती हैं इनको इसमें फर्में और उद्योग अलग अलग ही होते हैं बच्चों, और इसके अंतर्गत आपके जो AR और MR वक्र का आकार होता है उसमें अधिक लोच पाई जाती है। औसत आगम वक्र जिसे हम फर्म का मांग वक्र भी कहते हैं, अधिक लोचदार पाया जाता है। सबसे पहले एकाधिकारात्मक बाजार की सामान्य जानकारी लेने के बाद मैं इसकी तालिका बनवाऊंगी। तालिका से समझाने का प्रयास करूंगी TR, AR और MR का। हमारे द्वारा यहाँ पर बिक्री की इकाइयाँ ली गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाइयाँ ली गई है और औसत आगम के रूप में जो कीमतों में कमी की गई है, सबसे पहले 10 रुपये कीमत रखी गई है, फिर 9 रखी गई है, फिर 8, 7, 6 और 5 रखी गई है। हम इस औसत आगम की सहायता से कुल आगम को भी निकाल सकते हैं। 10 × 1 10 आ गया, 9 × 2 18, 8 × 3 24, 7 × 4 28, 6 × 5 30 और 5 × 6 30 हमारी TR या कुल आगम प्राप्त हुई है। यहाँ हम सीमांत आगम भी निकाल सकते हैं बच्चों। सीमांत आगम TR का डिफरेंस होती है, कुल आगम का डिफरेंस होती है। पहली 10 और इससे पहले वाली 0, 10 और 0 का डिफरेंस 10 आएगा, 18 और 10 का डिफरेंस 8, 24 और 18 का डिफरेंस 6, 28 और 4 का डिफरेंस 28 और 24 का डिफरेंस 4, 30 और 28 का डिफरेंस 2 और 30 और 30 का डिफरेंस 0 आएगा। जब हमारे द्वारा अपनी इस तालिका की सहायता से TR, AR और MR रेखाओं का निर्माण किया जाएगा तो चित्र इस प्रकार का बनेगा। चित्र के अंतर्गत हम OY अक्ष बनाएंगे। OX अक्ष क्षैतिज होता है, OY अक्ष आपका लंबवत होता है। OX अक्ष पर आउटपुट या उत्पादन की मात्रा ली जाएगी और यहाँ पर OY अक्ष पर औसत आगम, सीमांत आगम और वस्तु की कीमत को लिया जाएगा। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको हस्तमुख या फ्री हैंड चित्र ही बनवा कर बता रही हूँ। सामान्य रूप से एकाधिकारात्मक बाजार का AR वक्र, जिसे डिमांड कर्व भी कहते हैं, इस प्रकार का ढाल लिए हुए होता है और MR वक्र भी इसी, जितनी तेजी से AR गिरता है उससे अधिक तेजी से MR गिरता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर एकाधिकारात्मक बाजार का ये जो औसत आगम और सीमांत आगम वक्र है, औसत आगम वक्र जिसे हम मांग वक्र भी कहते हैं, इस पर मांग की लोच, जो फर्म की लोच होती है, इकाई से अधिक की पाई जाती है। बच्चों, आप जब इस तालिका का निर्माण करेंगे तो चित्र इसी तरह का बनेगा। ये आपका मोनोपोलिस्टिक या एकाधिकारात्मक बाजार के अंतर्गत औसत आगम और सीमांत आगम वक्र का आकार है, जिसमें मांग की लोच इकाई से अधिक पाई जाती है। अब यदि
हमारे द्वारा इसका TR वक्र बनाया जाए या कुल आगम वक्र का निर्माण किया जाए तो कुल आगम जो होती है प्रारंभ में तेजी से बढ़ती है। देखो यहाँ पर कुल आगम वही प्रारंभ में तेजी से बढ़ती है, 10 से 18, 18 से 24, फिर धीरे धीरे कम होती है, एक बिंदु पर अधिकतम होती है, और जहां पर सीमांत आगम शून्य होती है वहां पर कुल आगम अधिकतम होती है, और यदि शून्य से भी अधिक सीमांत आगम होगी तो कुल आगम में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। इसका जो TR वक्र पाया जाता है वो बेसिकली आपका इस तरह का होता है। प्रारंभ में देखो तेजी से बढ़ रही है, जिस बिंदु पर TR अधिकतम होती है, जिस बिंदु पर TR अधिकतम होती है उस बिंदु पर MR जो होती है आपकी वो मिनिमम होती है या शून्य होती है, शून्य पाई जाती है। MR जिस बिंदु पर शून्य होगा वहां TR अधिकतम पाई जाती है। इन दोनों के मध्य संबंध पाया जाता है। हमारा जो एकाधिकारात्मक बाजार है जिसे हम मोनोपोलिस्टिक कहते हैं, और जो हमारा मोनोपोली मार्केट था, मोनोपोली मार्केट भी आपने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, उसके आकार में AR MR का डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। ये AR जिसमें मांग की लोच बेलोजदार होती है या इकाई अधिक होती है, ये मोनोपोली मार्केट का है, एकाधिकार बाजार का ये AR MR वक्र है जिसमें मांग की लोच इकाई से कम होती, मांग की लोच इकाई से कम पाई जाती है, जहां शून्य होता है MR और ऋणात्मक भी पाया जाता है। लेकिन जो एकाधिकारात्मक बाजार होता है जिसे हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं, इसका AR जिसे आप डिमांड कर भी कह सकते हो AR रेखा को, और MR इस प्रकार का बनता है जिस पर मांग की लोच इकाई से अधिक पाई जाती है। OX OY अक्ष, ये बच्चों पूरे नाम लिखना है, आउटपुट AR MR, यहाँ पर आपके आउटपुट, इसी तरह से इसके अंदर भी आपको नाम देने हैं, OX OY आउटपुट, यहाँ पर आपके AR प्लस MR दिया जाएगा। अब मैंने दोनों बाजारों का डिफरेंस ही बता दिया। मोनोपोली मार्केट के अंदर तेजी से गिरती हुई होती है जिसमें मांग की लोच बेलोजदार होती है, और जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है जिसका आपके द्वारा अध्ययन किया गया है उसके अंदर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है या अधिक ढालनुमा पाई जाती है। और जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार भी आपके द्वारा पढ़ा गया बच्चों, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर AR MR रेखा जो होती है वो आपके, ये आपके परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR रेखा जो होती है OX अक्ष के पैरेलल बनी हुई होती है। ये हमारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार है जिसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के नाम से जानते हैं। इसकी AR MR रेखा जो होती है OX अक्ष के पैरेलल बनती है। मोनोपोली की अधिक बेलोजदार होती है या मांग की लोच अनंत होती है, यहाँ पर मांग की लोच बेलोजदार होती है, अधिक बेलोजदार होती है, और ये जो एकाधिकारात्मक बाजार होता है इस पर मांग की लोच अधिक लोचदार पाई जाती है। अब बच्चों मेरे द्वारा द्वाधिकारात्मक बाजार के बारे में सामान्य जानकारी देते हुए सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि एक ऐसा बाजार होता है अपूर्ण में जिसके अंतर्गत केवल दो ही फर्में पाई जाती हैं। इससे ज्यादा हमें इसके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है अपने 12th के स्टैंडर्ड में। तीसरे नंबर का जो बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है उसे अल्पाधिकार के नाम से जाना जाता है। अल्पाधिकार को इंग्लिश में हम ओलिगोपोली के नाम से जानते हैं। ओलिगोपोली बच्चों एक ऐसा मार्केट होता है, तीसरे नंबर का जो बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर था वो है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार को ओलिगोपोली के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बाजार का प्रकार होता है इसमें कुछ ही फर्में होती हैं और फर्मों का आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है।
सभी फर्में विभेदीकृत वस्तुओं का निर्माण करती हैं, लेकिन इस फर्म की, इस बाजार की विशेषता होती है कि इसमें आपस में बहुत अधिक प्रतियोगिता पाई जाती है फर्मों के बीच में। और प्रतियोगिता से मतलब गला काट प्रतियोगिता कहते हैं अल्पाधिकार बाजार के अंदर पाई जाने वाली प्रतियोगिता को। गला काट का मतलब है शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से अपने कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा सकता है। ऐसी प्रतियोगिता जिस बाजार में हो उसे गला काट प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। अल्पाधिकार बाजार के अंदर बड़ी फर्में होती हैं। अकेली फर्म ही बाजार की संपूर्ण पूर्ति को कर सकती है। प्रतियोगिता से बचने के लिए इस बाजार में फर्मों के द्वारा कार्टेल कहते हैं बच्चों एक प्रकार का समझौता, कार्टेल की स्थापना की जाती है। औपचारिक संगठन बनाया जाता है और उस संगठन के अंतर्गत डिसाइड किया जाता है बाजार की जो टोटल मांग है उसको आपके किस फर्म को कितनी पूर्ति करनी है। ये जो अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत एआर और एमआर वक्र का निर्माण किया जा रहा है हमारे द्वारा। ये औसत आगम वक्र जो होता है ये विंकुचित मांग वक्र कहलाता है। देखो बच्चों, इसके अंदर कोई तालिका नहीं बनेगी, इसमें डायरेक्ट चित्र बनेगा। चित्र के अंतर्गत आपको ओ एक्स अक्ष इस तरह से बनाना है, यहाँ पर वाई डैश कर देना है, यहाँ पर वाई कर देना है। ये आपको ए आर प्लस एम आर के अंतर्गत लेना है। यहाँ आपका आउटपुट रहेगा। सबसे पहले आपको ए आर का निर्माण करना है। ए आर रेखा आपकी इस तरह की बनेगी जिसमें आपके विंकुचन दिखाई देना चाहिए, मोड़ बिंदु जिसे हम कहते हैं। एम आर रेखा जो है ये बिंदु जहाँ पर मोड़ पड़ा है यहाँ से हम डॉट डॉट करके यहाँ तक लाएंगे। यहाँ से हम एम आर रेखा को लेंगे और एम आर रेखा फिर उसके पैरेलल बनेगी। ये जो हमारी ए आर रेखा का आकार है ना, इसके पैरेलल एम आर रेखा हो जाएगी। यहाँ से गिरती हुई ए आर है, यहाँ पर कीमत परिदृढ़ता का आकार दिखाई दे रहा है। इसे रिजिड प्राइस कहते हैं फर्म का। इसके अंदर यदि ए फर्म के द्वारा, ये ए फर्म है जिसके द्वारा, जिसका आप ए आर और एम आर वक्र आप पढ़ रहे हो, इसमें आपके ये बताया गया है कि फर्म के द्वारा, मैंने आपको ओलिगोपोली में बताया गलाकाट प्रतियोगिता पाई जाती है, कुछ ही फर्में होती हैं और वो पूरी फर्म पूरे बाजार की पूर्ति भी आसानी से कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि एक फर्म के द्वारा, ए फर्म के द्वारा कीमत को कम करके, जैसे ये प्राइस भी यहाँ पर आपके द्वारा ली गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि कीमत को कम करके बाजार के भाग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो एक निश्चित सीमा के बाद कीमत में परिदृढ़ता की स्थिति आ जाती है। कीमत में परिदृढ़ता का मतलब जो अन्य फर्में आती हैं वो उससे भी कम कीमत करके अपने माल को बाजार में बेच देती हैं और इसका आउटपुट देखो यहाँ तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। मतलब दो लोचों का उसको सामना करना पड़ रहा है एक ही बाजार में। जब उसके द्वारा इस प्रकार के ईपी इज ग्रेटर देन उसकी मांग की लोच है और जब उसके द्वारा इस तरह का मांग वक्र, तो ईपी इज लेस देन 1 की मांग की लोच का अध्ययन उसके द्वारा किया जा रहा है। ये उसका ए आर वक्र बनता है जिसे डिमांड कर्व भी कहते हैं। यहाँ पर आपके एम आर वक्र, जितनी तेजी से ए आर गिरता है उससे अधिक तेजी से एम आर गिरता है और फिर यहाँ पर इस बिंदु से इसके पैरेलल, ये जो पैरेलल रेखा है इसके समानांतर ही आपकी एम आर रेखा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से चित्र बनेगा। पॉल स्वीजी नामक एक अर्थशास्त्री थे जिनके द्वारा अल्पाधिकार बाजार की खोज की गई थी और बाजार में विंकुचित मांग वक्र का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। बाकी मैं क्लास के अंदर समझाऊंगी। रीडिंग करने का प्रयास करना। पेज नंबर 59 और 60 इस लेक्चर के अंतर्गत आपको समझाए गए हैं। आप उनका अध्ययन करें तभी आपको अच्छे से नॉलेज हो पाएगी। किताब की रीडिंग साथ में लेकर चलें। नोट्स भेज दिए जाएंगे जिसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। थैंक यू।